नमस्ते आप सभी का एजुकेशन चैम बाय विशु यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस 21 डेज के सीरीज़ को शुरू किए थे, जिसमें से आज यह हम लोग का 7वां दिन है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो डाल चुके हैं और प्रोज में। तो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं कृपया करके उस वीडियो को जाकर देखें, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना देरी किए हुए मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। चलिए, तो आज का चैप्टर हमारा है बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए है। इंग्लिश जो 100 मार्क्स का होता है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर नेम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसे ज़रूर देखें और बताएं कमेंट में कैसा लगा वीडियो। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज बॉर्न इज ए और एन। चाइल्ड इज बॉर्न है कि आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है, ठीक है ना, एक ऐसे है। इसमें निबंध के रूप में इससे दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वन का ए। दूसरा क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय। चलिए, अ चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय किसने लिखा? तो आपको पता है, ऑप्शन है महात्मा गांधी, बर्ट्रैंड रसल, जर्मन गिरियर। तो इसका जो लेखक है उनका नाम है जर्मन गिरियर। कहाँ के रहने वाले थे पूछता है कभी कभी, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाले थे। फिर इनका जन्म कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो जर्मन गिरियर इसे लिखी है, एक औरत है। ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा सी। 2 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। जर्मन गिरियर वाज बॉर्न। जर्मन गिरियर का जन्म कब हुआ था? मैं अभी बताया हूँ कि जर्मन गिरियर का जन्म 1939 में हुआ था। ठीक है ना, 1939 में। तो ऑप्शन है 1939, 1981, 1980, 1919। तो क्या होगा? 3 का ए, 1939। ठीक है, इसको बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जर्मन गिरियर बिलोंग्स टू। जर्मन गिरियर कहाँ की रहने वाली थी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा। हम आपको बताया कुछ पहले कि जर्मन गिरियर जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा आप लोग। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। जर्मन गिरियर एजुकेटेड इन, सॉरी 1 मिनट प्लीज। क्वेश्चन है जर्मन गिरियर एजुकेटेड इन। जर्मन गिरियर ने कहाँ अपना शिक्षा प्राप्त की? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका, अमेरिका में, रशिया में। तो को पता है ऑस्ट्रेलिया में जन्म भी ली और ऑस्ट्रेलिया में ही अपनी शिक्षा भी प्राप्त की। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ कुछ क्या लिखा हुआ है? वर्क्स ऑफ जर्मन गिरियर। मतलब देखिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव में मैं नहीं लाया हूँ, इसको मैं बीच में इसलिए रख दूँगा, आपको याद करना है इसको। ठीक है ना। जर्मन गिरियर ने कौन कौन सी पुस्तकें अभी तक लिख चुकी है? जर्मन गिरियर अभी तक 3 पुस्तकें लिखी है। द फीमेल यूनुक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेन। तो पूछेगा फीमेल यूनिक के लेखक कौन है? जर्मन गिरियर। सेक्स एंड डेस्टिनी के लेखक कौन है? जर्मन गिरियर। द चेन के लेखक कौन है? जर्मन गिरियर। तो ये आपके लिए VVI प्रश्न रहता है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आज के छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम। चाइल्ड इज बोर्न जो किताब है, बोले सॉरी ऐसे है, किस पुस्तक से लिया गया है? 3 पुस्तक थी, सेक्स एंड डेस्टिनी, द फीमेल यूनुक, द चेन। तो आपको पता होना चाहिए जो अ चाइल्ड इज बोर्न है वो लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द वेज ऑफ मैनेजिंग डैश इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड मेनी एंड वेरिड। कह रहा है पारंपरिक समाज में किसका तरीका अलग था? ठीक है ना। चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड डेथ, प्रेगनेंसी, बच्चे के जन्म का। ठीक है, तो याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है। प्राचीन काल में था जो बच्चे के जन्म का अलग अलग तरीका था। पहले दवा का लोग प्रयोग नहीं करते थे, लोग आयुर्वेदिक का प्रयोग करते थे, अन्य औषधि का प्रयोग करते थे। जब बच्चे जन्म लेने में क्या उनको कठिनाई होती थी। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, चाइल्ड बर्थ। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी। अपने कम्युनिटी के मेमोरी में हमेशा कौन रहते हैं? कभी कभी नहीं मरते हैं। कौन? प्रेगनेंसी होगा नहीं, चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, चाइल्ड डेथ नहीं होगा। क्या होगा? पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? मजबूत। जो मजबूत विश्वास दृढ़ संकल्प होता है वहाँ के समुदाय के मन में हमेशा के लिए रहता है। तो 8 का आंसर होगा ए, पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी। पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट। हॉस्पिटल किस में? देखिए क्वेश्चन क्या है। द हॉस्पिटल वाज वेरी अनकोऑपरेटिव। हॉस्पिटल किस चीज़ में असहायक होता है?
ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड बर्थ, रिचुअल सेरेमनी। ब्रेस्ट फीडिंग में असहायक होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करने का अर्थ हुआ माँ के स्तन से बच्चों को दूध पिलाना। तो हॉस्पिटल इसमें असहयोगी क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटल एक बच्चे को उसकी माँ के अलावा किसी का दूध दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो याद रखिएगा, द हॉस्पिटल वॉज अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया बात है। अगला है क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टालिटी इज ग्रेटर दैन। कह रहा है माँ की जो मरणशीलता है, ठीक है ना, वो किससे अधिक होता है? ट्रेडिशनल बर्थ ग्रेटर दैन, जो ऐसा माना जाता है कि एक जन्म से अधिक, जब बच्चे का जन्म होता है प्राचीन काल में होता था तो औरत को मरने के भी आशंका रहती थी कि वो मर भी सकती है। तो प्राचीन काल में बच्चे का जन्म हो या ना हो, औरत के मरने की आशंका अधिक रहती थी। तो वही बात है, मोर्टालिटी इज ग्रेटर देन ट्रेडिशनल बर्थ, मतलब जन्म लेने से अधिक उन्हें मरने की ज़्यादा क्या रहती थी, मतलब लोग ऐसा लगता था कि औरत अगर जन्म दे रही बच्चे को तो वो मर भी सकती है, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता था उनको उनकी मरने की। मतलब उनकी मोर्टालिटी रेट क्या था उस समय? ग्रेटर था। क्यों? क्योंकि उसमें मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थे, दवाओं का उपलब्ध नहीं था, सर्जरी नहीं था, इसीलिए। तो 10 का आंसर होगा ए। आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेम्बर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अनटिल दे हैव। एक नई शुदा शादी स्त्री अपने नए परिवार का सदस्य तब तक नहीं बन पाती है जब तक कि क्या, जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म न दे दे। ऐसा देखा जाता है कि अगर बच्चे को जन्म देती है तो उस परिवार के सदस्य में रखा जाता है, परंतु वे बच्चे को जन्म नहीं देती है तो उसको लोग परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं। ऐसा जर्मन ग्रीयर ने बताया, ठीक है। चलिए बताइए। तो ऑप्शन है अब बॉर्न ए चाइल्ड बॉर्न वर्क इन होम, सॉरी यहाँ वर्क होगा, रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, लव देयर पेरेंट्स। तो इसका एक ही आंसर होगा बॉर्न अ चाइल्ड। जब तक कि एक बच्चे को जन्म न दे दें वो अपने न्यू फैमिली का सदस्य नहीं बन पाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब प्रीवियस ईयर है, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्त। डैश आर एज्यूम टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। किसको अनजस्ट और विंडिक्टिव माना जाता है? किताब के अनुसार देंगे सर। फादर्स इन लॉ नहीं, मदर्स इन लॉ, यही आंसर होगा। फादर्स इन लॉ नहीं होगा, बॉथ नॉन नहीं। तो मदर्स ऑन जो लॉ होता है उसको अनजस्ट और विंडिक्टिव माना जाता है। मदर्स इन लॉ को अनजस्ट और विंडिक्टिव माना जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, आपको हिंदी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे जानना हो तो आप देख सकते हैं विंडिक्टिव का हिंदी में, थोड़ा भूल रहा हो, ठीक है, सॉरी। तो मदर्स इन लॉ आर एज्यूम्ड टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, मदर्स इन लॉ, ठीक है। द वुमेन could lose her own name and become known as the mother of firstborn is regarded in dash as outrageous। यह किस जगह की प्रथा है कि अगर स्त्री का शादी होता है तो पहले बच्चे के जन्म के बाद अपने नाम को भूल जाती है और लोग उससे पहले बच्चे का जो नाम होता है उस नाम से ही बुलाते हैं। ऐसा पश्चिमी देशों में होता है, ठीक है। द इन द वेस्ट, याद रखिएगा कहाँ होता है? पश्चिमी देशों में। आपको किताब के अनुसार आंसर बना है, ठीक है, याद रखिएगा, किताब के बाहर एक भी नहीं आएगा आंसर। तो पश्चिम देशों में ऐसा होता है कि अगर किसी औरत का शादी होता है, ठीक है, किसी स्त्री का शादी होता है तो शादी के बाद जो पहले बच्चे होते हैं तो उस बच्चे के नाम से ही उसे लोग बुलाते हैं। अपने इंडिया में भी देखते होंगे आप लोग, बहुत लोग अपने बच्चे के नाम से ही उसकी माँ करके बुलाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 13 का आंसर है। अगला है द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ इज कंसाइडर्ड। यह कहाँ की प्रथा है? ये प्रथा जो है क्यों रखते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो नया कपड़ा नहीं पहनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे उसके जन्म के पहले। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा रखते ताकि उसे बैड लक, किसी की बुरी नज़र ना लगे, इसी बुरी नज़र से छूटने के लिए, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि अगर नया कपड़ा पहना देते हैं, औजार नहीं रखते हैं वहाँ पे कोई अन्य यंत्र, तो उसे किसी की नज़र लग सकती है, भूत प्रेत की नज़र लग सकती है। तो उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैड लक, उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो किसको दर्शाता है? या बैड लक को दर्शाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। आपको याद रखना है, 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए,
अगला क्वेश्चन है द ऑथर बिलीव दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेज आर डिजाइन टू शो। देखिए आपको पता है हमारे जब समाज में जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारी सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं भी होती हैं। तो डिजाइन टू शूट वो किसके लिए किया जाता है, किसके इंटरेस्ट के लिए, उसमें किसको इंटरेस्ट आता है देखने में। तो सब जो भी क्रियाएं सांस्कृतिक होती है उसको औरत लोग प्रैक्टिस करती है, औरत लोग तो परफॉर्म करती है। इंटरेस्ट लेने वाले होते कौन है, उसमें मेल्स होते हैं। तो मेल्स फीमेल्स बोथ नॉन वेज। इसका आंसर क्या होगा, मेल्स। देखिए इंटरेस्ट की बात कर रहा है, किसको इंटरेस्ट लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेने वाले एक ही व्यक्ति होते हैं और मेल समुदाय के लोग होते हैं। तो 15 का आंसर ए, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। डैश रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डैश रिलेशनशिप, किसकी संबंध किससे अधिक है। तो चलिए इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन है पेरेंट चाइल्ड। चलिए ये नहीं होगा, हाँ चलिए सॉरी यही होगा। ऑप्शन है पेरेंट चाइल्ड, मतलब पेरेंट चाइल्ड यहाँ पर लिखते हैं, फिर हिंदी बता रहा हूँ मैं, पेरेंट चाइल्ड। और यहाँ पे हो जाएगा आपका हस्बैंड वाइफ। देखिए क्या होता है ना, वहाँ देखा जाता है कि जो एक बच्चे का अपने पिता और माँ के साथ जो संबंध होता है एक पत्नी और पत्नी के संबंध से काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है ना, कहने का अर्थ है भले पति और पत्नी में झगड़ा हो जाए लेकिन एक बच्चा और अपनी माँ को कभी छोड़ सकता है नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड इज ग्रेटर देन रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसको याद रखिएगा। पहला में है रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड इज ग्रेटर देन इम्पोर्टेंट देन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के संबंध से ज़्यादा बच्चे और उसके माता पिता का संबंध बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव दैट द प्रेग्नेंट वुमेन वाज इन, क्या होगा इसका, फर्स्ट स्टेज लेबर, सेकेंड स्टेज लेबर, थर्ड स्टेज लेबर, नॉन ऑफ। इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसमें है द हॉस्पिटल किस चीज़ को विश्वास करने में रिफ्यूज़ कर देता है कि प्रेग्नेंट वुमेन है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड स्टेज लेबर। क्या इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड स्टेज लेबर। याद रखिएगा पूछा गया है सेकेंड स्टेज लेबर। देखिए प्रेगनेंसी का लेबर, प्रेगनेंसी का एक पीरियड होता है जो आपको होम साइंस में पढ़ना है, हम यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए। ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज़ गिवन बाई, ओकेजन जो होता है बच्चे का जन्म के बाद उसमें म्यूजिकल प्रोग्राम किसके द्वारा दिया जाता है, वुमेन गर्ल बोथ नन ऑफ दीज। आपको पता है औरत लोग भी देती हैं और कुछ लड़कियां भी देती हैं। तो वुमेन और गर्ल दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, बोथ सी आंसर हो जाएगा। 18 का सी। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर, सेरेमनी किसके लिए हेल्ड करते हैं, मतलब सेरेमनी किसके जन्म पे हेल्ड करते हैं, बच्चे के जन्म के बाद या लड़की के जन्म के बाद। तो पता है वो लड़का का जन्म हो या लड़की का जन्म हो, दोनों में सेरेमनी होता है 7 दिन बाद, जो भी उनको क्या बोलते हैं उसको पता ना। तो ठीक है, सेरेमनी इज हेल्ड फॉर बोथ बॉय एंड गर्ल। तो आंसर सी, 19 का सी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डैश इन बांग्लादेश, सॉरी डैश इन डैश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर द होल फैमिली। बच्चे का जब जन्म होता है तो पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है। ऐसा किस देश का, मतलब किस देश का नियम है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा बांग्लादेश में ऐसा नियम है कि एक बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद से उसकी देखभाल पूरे फैमिली के लोग करते हैं, भले उसके फैमिली के लोग अलग रहे या नहीं रहे। ठीक है, 20 का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सिलेटी वुमेन गो टू हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग। एक सिलेटी मतलब होता है प्रेग्नेंट। एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने माँ के घर कब जाती है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मैरिज सेरेमनी। पता है, और जब प्रेग्नेंट रहती है तो प्रेगनेंसी के दौरान अपने माँ के घर हो जाती है, पिता के घर जाती है, अर्थात पेरेंट्स के घर जाती है। तो प्रेगनेंसी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। वेन बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ ओकेजन ऑफ जॉय फॉर। जब बेबी का जन्म होता है तो ये जॉय ओकेजन किसके लिए होता है, खुशी का, सिर्फ फादर के लिए, सिर्फ माँ के लिए, द होल फैमिली, पूरे फैमिली के लिए। आपको पता है जब बच्चे का जन्म होता है तो परिवार के सभी लोग खुश होते हैं, ना कि सिर्फ माता और पिता। तो इसका आंसर होगा सी, 22 का आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द होल फैमिली। चलिए, द नेमिंग सेरेमनी ऑफ चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड। आपको पता है जब बच्चे का जन्म होता है तो बाद में एक नामकरण का एक क्या होता है, यज्ञ या जो भी बोले पूजा, जो भी बोलते हैं हम, कर्मकांड होता है। तो वो कर्मकांड जो होता है कैसा होता है, तो लवली होता है। लवली तो बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है ना, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों को नाम रखते हैं, पूजा होता है। ठीक है ना,
तो 23 का हो जाएगा ए। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी, नेमिंग सेरेमनी कब होता है? जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है। कितने दिन का हो जाता है? 7 दिन का। किताब के अनुसार बता रहा हूँ मैं। जब बच्चे 7 डेज के हो जाते हैं तो नेमिंग सेरेमनी हेल्ड किया जाता है। तो याद रखिए 24 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है न्यू क्लॉथ्स इन द सेरेमनी आर ब्राउड फॉर, उस अवसर पर नए कपड़े लाए जाते हैं। किस किस के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं? माँ को ही पहनाया जाता है, बच्चे को ही पहनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, अर्थात बोथ। ठीक है ना, याद रखिएगा। छठियार जिसको हम बोलते हैं उसमें माँ और बच्चे दोनों नए कपड़ा पहनते हैं। चलिए अगला है प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाई, सॉरी शुरू से एक, हाँ, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाई, एक प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा सपोर्ट कौन करता है? हमेशा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। जो उसके साथ हमेशा होता है एक ही व्यक्ति है, वो है उसका हस्बैंड। तो हस्बैंड जो है एक औरत को हमेशा सपोर्ट करता है अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना सर? ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड डैश एंड डैश, मतलब कह रहा है ट्रेडिशनल मेथड से बच्चे का जन्म होता था। क्या लोग उसको क्या करते थे? सांस्कृतिक रूप से और बढ़िया रूप से क्या करते थे? उसको कलेक्ट करते थे, रखते थे। बच्चे का जो जन्म एक्सेप्ट करते थे। इसका आंसर होगा कल्चरली एंड कलेक्टिवली बोथ। ठीक है, 27 का हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट है, सब पूछा गया क्वेश्चन है किसने एग्जाम में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के। अगर नहीं हो तो हमें बोल दीजिएगा नहीं है सर। चलिए आप लोग सपोर्ट करें हमें ताकि जल्दी जल्दी इस पे हम नया कंटेंट डाल सके। अभी कुछ दिक्कतें भी आ रही है, आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। ए डैश हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूस रिचुअल्स एंड कस्टम्स, इसमें से वह कौन है जिसको बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कौन है इसमें से? क्वेश्चन है, आंसर है सॉरी ऑप्शन है प्रेग्नेंट वुमेन, सिंपल वुमेन, मदर, नॉन। तो आपको पता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करता होता है। ठीक है ना, इस दौरान। तो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत रीति रिवाज का पालन करता है, बहुत कष्ट भी होता है बच्चे को जन्म देने में। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। चलिए जर्मन ग्रियर इज अ डैश राइटर, जर्मन ग्रियर कैसी लेखिका है? तो आपको पता है वो फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट बोले तो जो सिर्फ स्त्री के ऊपर क्या करे? अपनी लेखनी करे। जो लेखनी सिर्फ स्त्री के ऊपर करे वो फेमिनिस्ट होता है। अगर सिर्फ स्त्री के बारे में वर्णन करते हैं, स्त्री से प्रेम करती थी, तो जो व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, याद रखिएगा। तो वो एक फेमिनिस्ट राइटर थे। 29 का ए, स्त्री से इनको अधिक प्रेम था, स्नेह था। इन बांग्लादेश पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पूछा गया है, इसको वीवीआई लगा लीजिए फिर एग्जाम में आने वाला, याद रखिएगा। इन बांग्लादेश रूपठोका या डैश, बांग्लादेश में रूपठोका क्या है? फेरी टेल्स, स्पेशल डिश, स्टोरी ऑफ वुमेन, परी कहानी है, एक थाली है, मतलब भोजन है, स्टोरी ऑफ वुमेन है। तो याद रखिएगा एक फेरी टेल्स है। एक क्या है? एक फेरी टेल्स है जो बच्चे को उसकी दादी माँ या नानी माँ क्या करती है? सुनाया करती है। ठीक है ना। तो रूपठोका क्या है? फेरी टेल्स है, जो कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। 3 क्वेश्चन बना इससे। इन द डैश द हस्बैंड एंड वाइफ ड्यू मोर फ्रीडम एक्टिंग वाले, ऐसा कौन से स्थान पे पति और पत्नी काफ़ी इंजॉय भी करते हैं और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं? इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। ऐसा नहीं है कि पत्नी कहीं गए तो पति को दिक्कत हुआ और पति गए तो पत्नी को दिक्कत हुआ। ऐसा होता है पश्चिमी देशों में, बिकॉज पति को पत्नी से मतलब नहीं है, आराम से फ्री छोड़ देते हैं, जहाँ जाना है जाओ। ठीक है, तो दैट्स ग्रेट। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, वेस्ट हो जाएगा। कौन सा? पश्चिमी देशों में जितना भी देश है पश्चिमी कंट्री में, सब में ऐसा ही होता है। पति और पत्नी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर फ्रीडम इंडिविजुअली, दे कैन गो एनीवेयर एल्स बिकॉज देयर ओपिनियन इफ डू नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन द हस्बैंड ऑन द और ऑन द वाइफ बाय द हस्बैंड और ऑन द वाइफ बाय द husband or on the husband by the wife, so they go freedom and they move individually from one place to another. They have not hesitated by this problem, so I will add. चलिए सिलेक्टिव वुमेन चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन, सिलेक्टिव वुमेन बच्चे को कपड़े कब देते हैं? 7th डे, 6th डे, 5th डे, 4th। आपको पता है 7th डे पर क्या करते हैं? कपड़े देते हैं, जब ओकेजन होता है उस दिन। ठीक है, याद रखिएगा। 32 का ए डैश वुमेन, देखिए अपने से मैं बनाया हूँ, पूछ सकता है, चांस है पूछने का। डैश वुमेन ऑफिसर्स स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बिकॉज दे फेल्ट दे वर टोल्ड अबाउट देयर ओन लिव्स एंड नॉट वेर कंसल्टेड।
कहा कि औरतों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने सुना कि वे अपने आप पर निर्भर नहीं रहती। कहा कि औरत सूडान की थी या ऑस्ट्रेलियन थी, इंडियन थी, अमेरिकन थी, याद रखिएगा। सूडान की जो स्त्री थी और इंटरनेशनल सम्मेलन में भाग लेना छोड़ दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड इज द कल्चर डोमिनेंस ऑफ। हमारे मेडिकल फील्ड में जो गरीबी है और इसका प्रभाव पड़ रहा है, किसकी देन है, किसकी देन है? वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ईस्टर्न टेक्नोलॉजी, बहुत पता है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है, हमारा हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, दवा, मेडिकल फैसिलिटी रेट बढ़ चुका है। तो गरीब, इसकी प्रभाव किस पर पड़ता है? गरीबी पर पड़ता है। तो वही क्वेश्चन है, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन मेडिकल फील्ड इज ड्यू टू। मेडिकल फील्ड के कारण गरीबों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, उत्तरदायी कारण है वो है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 34 का ए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, चलिए 2 क्वेश्चन से ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हु रोट एन ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट, उसके लेखक कौन है? गांधी, बर्टन रसेल, जॉन बर्नगियर, डोरोथी एल सीरियस। कमेंट में बताना आंसर। ऐसा 2 क्वेश्चन रोज देंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन, वाल्टर डे ला मारे इज ऑल्सो। वाल्टर डे ला मारे को और किस नाम से भी जानते हैं? चिल्ड्रंस पोएट, पीपल्स पोएट, बोथ ए एंड बी, रोमांटिक पोएट। तो आंसर क्या करना है, कमेंट में देना है। दोनों क्वेश्चन का समझ गए होंगे, लिखा भी हुआ है, प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको पता है स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क करके आप सक्सेस नहीं पा सकते, लेकिन स्मार्ट वर्क करके आप सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है। और एक और आवश्यक सूचना क्या है, कृपया कमेंट करें और बताएं कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सलूशन मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, और आप यही बता दें कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, कौन से विषय पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।